गगरी न फूटे खसम मर जाए। मेरे कहने का सेंस ये, इस कहावत कहने का मतलब यही है कि धौरा नाम के तालाब का पानी इतना महत्वपूर्ण है कि वहाँ की जो महिलाएं पानी लाती हैं उस तालाब से पानी पहाड़ से लाने के दौरान जो उनकी पीड़ावस्था होती है, उस पीड़ावस्था में उस एक मटकी पानी की कीमत अपने खसम यानी पति से ज़्यादा भी करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है पेयजल और पानी के संरक्षण संवर्धन। नमस्कार, मैं अभिनंदन आपका इस यारब जंक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अभी प्रयागराज में जो सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी मैं सीरीज़ चला रहा हूं। तो उसी की सीरीज़ में आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जिनके कार्यों की चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं। इस शख्स का नाम है राम बाबू तिवारी सर। तो हम लोग जानेंगे इनसे कि अभी ये क्या कर रहे हैं और क्या इनका मोटिव रहा है कि ये क्यों, जैसे इनका कार्य जल पे है, तो ये बुंदेलखंड में पहाड़ी इलाका है और वो जल से बहुत ही पीड़ित इलाका है, वहाँ पे ये कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग जानेंगे कि क्या मोटिव है और ये क्यों काम कर रहे हैं। अपना एक ब्रीफली परिचय देते हुए सर आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली दरअसल क्या है ना कि मेरा नाम राम बाबू तिवारी है और हम लोग जो बुंदेलखंड के बांदा जनपद के अधाव गाँव के रहने वाले हैं और इस समय वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगठन कॉलेज है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, वहाँ से शोध छात्र हैं। आपने जैसे कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पानी का बड़ा संकट है और आपने कैसे पानी के जो है कार्य को सोचा या कैसे कर रहे हैं। दरअसल क्या है कि हम जो वहाँ बचपन से ही पानी के संकट को सामना को हम लोग देखते रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ पानी का जो संकट है बुंदेलखंड क्षेत्र में दूर दूर से लोग पानी लाने का कार्य करते रहे। लेकिन उस समय पे हम लोगों को कभी आभास नहीं हुआ कि पानी का वास्तविक में संकट है, क्योंकि उस पानी के संकट को हम लोगों को कभी फेस नहीं करना पड़ा। हमारी माताओं मतलब माँ के चलते, बहनों के चलते वो दूर से लाती तो थी मटकी से पानी कुआं से, लेकिन हम लोगों को अवेलेबल हो जाता था तालाब में भी कुआं में भी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए और यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम प्रवेश लिया, छात्रावास में रहे, फिर एक बार हम एक उसमें कार्यक्रम में गए अंतिम संस्कार में, तो वहाँ हमको डायरेक्ट पानी का संकट का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगा कि नहीं, पानी वास्तविकता में बुंदेलखंड में पानी संरक्षण को लेकर के, बुंदेलखंड के तालाबों को लेकर के कार्य करना चाहिए। तो इसकी शुरुआत हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सर पीसी बनर्जी छात्रावास से की और वही धीरे धीरे कारवां हम लोगों का बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड के गांव में बढ़ता गया। और जैसा आपने कहा भी कि मन की बात में भी मोदी जी ने सराहना की है, तो ये हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि मन की बात जैसे मंच में हमारे कार्यों की सराहना होगी या हम लोगों के कार्य को एक रिवार्ड मिलेगा। हम तो सिर्फ कार्य करते चले गए और अभी भी कर रहे हैं। अभी कुछ कहें उपलब्धि कुछ भी नहीं है। उपलब्धि तभी होगी जब बुंदेलखंड का गांव पानीदार होगा, समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, तभी ये हम लोगों की उपलब्धि होगी। और एक व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। तो कैसे ये कार्य करते हैं, क्या टीम वर्क है या कैसे प्रोसेस है? मतलब अगर बहुत सारे लोग हैं समाज सेवा करना चाहते हैं लेकिन लोगों के पास टीम नहीं है, तो कैसे आइडिया आया ये कि कैसे किया जाए? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बहुत से युवा हैं हमारे जो साथी हैं, कार्य को करना चाहते हैं, सकारात्मक दिशा में कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफार्म नहीं मिल पाता है। विश्वविद्यालय स्तर में एनएसएस है, एनसीसी है, अन्य के माध्यम से सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं और कार्यों की गतिविधियाँ लेते हैं, लेकिन वह सिर्फ एक जन जागरूकता और एक किसी खास ओकेजन पे ही कार्य होता है और वहीं तक सीमित हो जाते हैं। तो हम लोगों का जो कार्य करने का जो तरीका है, ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में जिस भी गांव में हम लोग पहले जाते हैं तो पानी चौपाल लगाते हैं। वो पानी चौपाल एक मोहल्ले स्तर के होता है। जैसे पहले चौपाल लगभग एक पेड़ के नीचे, किसी तालाब के नीचे या कुआं के पास 2, 4, 6, 10 लोग चर्चा परिचर्चा करते थे। तो गांव की समस्याएं, गांव के अलावा निजी जो समस्याएं होती थी, उस समस्याओं को लोग उजागर करते थे और लोग सुनने वाले भी होते थे, फिर उसका समाधान भी निकालते थे। जैसे गांव में किसी की लड़की की शादी है तो पूरे गांव के लोग उस लड़की की शादी में कोऑपरेट करते थे, सहयोग करते थे और एक अच्छी खुशहाली से शादी हो जाती थी। तब संपन्नता नहीं होती थी, यानी संपन्नता का मतलब ये था कि संसाधन नहीं होता था। अब संसाधन तो हो गए हैं लेकिन सहयोग नहीं है।
संसाधन मतलब कि आपका एक टेंट, लाइट, ये सारी व्यवस्थाएं शादी ब्याह, एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ मैं, तो सारी व्यवस्थाएं तो हो चुकी हैं, बफर सिस्टम है, जयमाल सिस्टम है, तमाम प्रकार के, लेकिन लोगों का, खुद परिवार के लोगों का उस शादी में कोई सहयोग की भावना नहीं होती है, सहयोग नहीं होता। उसी प्रकार से हमारा जो उद्देश्य है, पानी चौपाल का आयोजन करना, पानी चौपाल से ही गांव के कुछ बुजुर्ग, महिलाएं, कुछ युवा, कुछ बौद्धिक वर्ग के लोग भी रहते हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे गांव में पहले ये तालाब होता था, यहाँ नदी बहती थी, ये तालाब में पानी लबालब भरा रहता था, तमाम मतलब प्रकार की चीज़ें बताते थे। किस प्रकार से अब तालाब इस स्थिति में आ गए हैं कि वहाँ प्रदूषण है, तालाबों में, हाँ, पीने लायक तालाब में पीने के योग क्या, वो ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूटेड कर रहे हैं। ऐसे तालाब हो गए हैं जैसे कि वो एक तरह से पीक दान हो, नापदान। जो पहले गांव का जो मल मूत्र, जो हम लोग का जो सैनिटेशन नहीं था, तो घर पे ही नापदान बनाते थे सब लोग, एक शौचालय, उसके घनौची बोलते हैं हमारे तरफ में, तो स्नान घर, तो उसी प्रकार से अब तालाब हो गए हैं। एक प्रदूषण को, चाहे सॉलिड वेस्ट हो, चाहे पॉलीथीन हो, उनको इकट्ठा करने कूड़ा घर हो गया है। तो अब ये वर्तमान में इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम चर्चा पर चर्चा करते हैं। उसी कितने लोगों की टीमें होती है आपके? ये हम लोगों के जो शुरू में तो हम लोग थे 5 लोग थे, लेकिन आज जो वर्तमान में हमारे जो विश्वविद्यालय के साथी हैं, कुछ अन्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के लोग हैं, कुछ अन्य विश्वविद्यालय के लोग हैं, 149 लोग एक्टिव लोग हैं, जो लगातार वो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उसमें से कुछ प्रोफेसर भी हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। अब मेन उद्देश्य हम लोग का कार्य करने जो तरीका होता है, वो पानी चौपाल, पानी पंचायत गांव में करने के बाद उन्हीं गांव के सहयोग से ही गांव में पानी संरक्षण का कार्य। तो अभी तक कितने जो है मतलब तालाबों का उद्धार या इस तरह से पानी की कितनी समस्याओं को आप लोग दूर कर पा चुके हैं, और क्या सरकार की योजनाएं इसमें किस तरह से सहायक रहीं या उतनी सहायक नहीं रहीं? हाँ बिल्कुल, आपने जो है 2 प्रश्न रखे हैं। एक तो हमारा कि हम लोगों ने क्या क्या कैसे किया है और क्या सफलता पाए हैं, दूसरा सरकार की नीतियों पे बात किया है। तो मैं पहले अपनी बात रख दूं। हम लोग का जो प्रयागराज में ही अब तो प्रयागराज हो गया, पहले इलाहाबाद था, शंकरगढ़ क्षेत्र, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो शंकरगढ़ क्षेत्र में पानी का बहुत संकट देखने को मिल जाता है। वो आपका बुंदेलखंड ही कह सकते हैं उसको, ज़रूर मतलब एक पॉलिटिकल मैप में बुंदेलखंड पे नहीं आता है, लेकिन जोग्राफिकल मैप में बुंदेलखंड पे ही है। तो शंकरगढ़ हम लोग की ही बात करते हैं। यहाँ शंकरगढ़ में टंडन वन है, मौया गांव है, सोनवर्षा गांव है, चिल्ला गौहानी है, पचखरा गांव है। इन गांवों पे हम लोगों ने काम किया, और ये हम लोगों के लिए काम करने के लिए आसान ये था कि हम लोग पढ़ाई के साथ में भी काम कर सकते थे, जा सकते हैं। यहाँ से जैसे सैटरडे संडे में गए, एक दिन वहाँ रुके, हम लोगों ने काम किया, वहाँ के लोगों को थोड़ा सा सहयोग, मोटिवेट किया, एक तरीके से जल साक्षरता, कि किस प्रकार से जल हमारे लिए ज़रूरी है, जल के प्राकृतिक स्रोत जो तालाब हैं, कुआं हमारे लिए ज़रूरी हैं, और कैसे इनका पुनरुद्धार करें। तो उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे चिल्ला गौहानी गांव है, तो चिल्ला गौहानी में हम लोगों ने चौपाल लगाया। चौपाल लगाने के बाद वहाँ के कुछ किसानों ने कहा कि हमारे यहाँ का प्राचीन काल तालाब है, आल्हा उदल के नाम से तालाब जाना जाता है, इस तालाब पे हम लोग कुछ करें। यहाँ पानी जैसे बरसात होती है तब तो पानी रहता है, जैसे ही बारिश ख़त्म होती है वो तालाब सूख जाता है। और जब तालाब सूख जाता है तो उसमें सिल्ट जो है जमा होती चली जाती है, क्योंकि जब पानी आता है बारिश में तो मिट्टी का बहाव लेके आता है। तो अगल बगल के जो खेत के लोग हैं वो अपना रकबा बढ़ाते चले जाते हैं और तालाब का रकबा कम करते चले जाते हैं। ये मतलब चीज़ें, और उसमें से कुछ जो गांव के लोग हैं, चाहे वो एक ईर्ष्या के चलते कि हम तालाब पे अतिक्रमण नहीं कर पा रहे हैं, ये फलाने व्यक्ति तालाब के पास हैं तो फ्री में ज़मीन पा जा रहे हैं, चाहे वो कारण से हो, चाहे वाकई वो लोग तालाब और जल के प्रति संवेदनशील हों, उन्होंने ये बात रखी और उन्होंने यही कहा कि ये पानी चौपाल तो ठीक है, लेकिन पानी चौपाल को हम लोग इसको कार्य विधि में कैसे बदलें, ये काम शुरू करना होगा। तो कुछ गांव के जो लोग थे, वहाँ के किसान बंधु थे, सारे लोगों ने यही कहा कि हम लोग श्रमदान करते हैं, फावड़ा मारते हैं, श्रमदान के दम हाँ, पानी तो श्रमदान के माध्यम से वो तालाब लगभग हम लोग महीने भर खुदाई की। तो पर यह था कि तालाब बहुत बड़ा है और आज आप मशीनरीकरण का टाइम है, समय भी लोगों के पास कम रहता है, तो कैसे जो है इस तालाब को, लगभग वो 27 बीघे का तालाब था, पुनरुद्धार कैसे कर पाएंगे। बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर बारिश हो जाएगी और चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो फिर उसमें से कुछ जो साथी वहाँ किसान लोग थे जो श्रमदान नहीं कर सकते थे, उन्होंने ये कहा कि हम अन्नदान करेंगे, यानी अनाज देंगे या पैसा देंगे।
तो उसके बदले में आप लोग जेसीबी से भी करवा सकते हैं। तो वो जेसीबी का भी हम लोगों ने प्रयोग किया। श्रमदान के माध्यम से ये हुआ कि लोगों को जुड़ाव हुआ। नहीं, अभी मेरा प्रश्न था कितने तालाबों का उद्धार तो किया? इसी प्रकार मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। तो ये एक उदाहरण तालाब का था, चिल्ला गव्हानी का आलाउदल तालाब का। इसी प्रकार से हम लोग सामूहिक श्रमदान के माध्यम से 27 तालाबों का पुनरुद्धार आपके प्रयागराज से लगाकर ललितपुर तक 27 तालाबों का पुनरुद्धार किया है। तालाबों की गिनती तो बहुत कम है, लेकिन एक जन आंदोलन का कार्य हुआ है। मुहिम है। हाँ, जल से जन को जोड़ने का काम किया गया है। जो तालाब के जो जल के जो प्राकृतिक स्रोत थे, लोगों की संवेदनाएं खत्म हो रही थी, उससे प्रति लोग जुड़े हैं और उसके संवेदनाओं को लोगों ने समझा है। जो तालाबों की संस्कृति पुनः वापस आई है, तालाब किनारे जो फेस्टिवल त्यौहार मनाना शुरू किया है। तालाब पुनरुद्धार के साथ में ही कई चीज़ों का मतलब बेनिफिट हुआ है। एक तो पलायन भी कम हुआ है लोगों का, जो खेत की सिंचाई करते हैं तालाबों से, वो लोग रुकना चालू कर दिए हैं। दूसरा, वहाँ का इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। इकोसिस्टम मजबूत ये कि जो जलीय जीव जंतु हैं, मछली हैं, हाँ, कुछ परिवार उसमें डायरेक्ट रूप से जुड़े हैं। जैसे कुछ लोग सिंघाड़े खेती भी करना शुरू कर दिए हैं, मछली से भी जीवन, और मछली पालन से भी जो जीवन यापन कर रहे हैं। और भूजल का, वहाँ जिन गाँव पे पानी का काम हुआ है, यानी तालाबों का संरक्षण का काम हुआ है, वहाँ भूजल का रिचार्ज भी बढ़ा है। तो अभी सरकार की कोई इसमें आप लोग को मदद मिली है या कैसे कर रहे हैं? हाँ, सरकार के तरीके अपने हैं, अलग हैं कार्य करने की। जैसे अटल भूजल योजना है, हर घर जल नल परियोजना है, वो उसके तरीके कार्य करने के दूसरे तरीके हैं। उन तरीक़ों को हम कम फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि जो योजनाएं हैं और जो आपके मंत्रालय हैं, विभाग हैं, बनते तो बहुत हैं, लेकिन वास्तविक में होता क्या है कि हम लोग जिनके लिए लाभ, जो जिनको डायरेक्ट लाभ मिलना है, जो डायरेक्ट जुड़े हैं, उनको नहीं जोड़ पाते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट की फेल्योर है। क्योंकि हम जैसे मान लीजिए किसी तालाब पे कोई काम करना चाहते हैं, तो हम मनरेगा के माध्यम से भी बहुत तालाबों पुनरुद्धार होता है हमेशा लगातार, और काफ़ी काम बड़े स्तर पे काम होता है। तो बड़ी रकम भी रकम भी चुकता करती है, लेकिन उसमें हम लोग जोड़ नहीं पाते। वहाँ के तालाब के किनारे का जो समाज है उसको जोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तालाब तो पुनरुद्धार हुआ, डिसिल्टिंग हुई, लेकिन वहाँ के लोग जुड़ नहीं पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते तालाब से, संवेदनशील नहीं हो पाते हैं। तो फिर वो जैसे साल 2 साल बीतता वो तालाब फिर उसी पुराने रवैये में आ जाता है। तो हमको लोगों को जोड़ने का कार्य करना होगा। इस सरकार को भी चीज़ें करनी होगी। सरकार जैसे भी वर्तमान में नदी उत्सव, नदी किनारे बना रही है, नदी लोगों को जोड़ने के लिए नमामि गंगे है, तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं। अभी एक अलग से मंत्रालय भी बना दी, जल शक्ति मंत्रालय, वो पेयजल उपलब्ध कराने का मेन फोकस है, और ख़ास तौर पर बुंदेलखंड के। मेरा तो यही मानना है कि जब नदियाँ ही नहीं बचेंगी, जब तालाब ही नहीं बचेंगे, जो जल के प्राकृतिक स्रोत ही नहीं बचेंगे, तो हम लोग पानी कहाँ से दे पाएंगे। तो पहले हमको प्राथमिकता इस पर देना होगा कि जो जल के जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको संरक्षण संवर्धन करना होगा। जो पानी बनाने की मशीन है, पेड़ है, यानी पेड़ पहाड़ हैं, उन्हें बचाने होंगे, तभी हम लोग हर घर जल पानी सप्लाई कर पाएंगे। तो अभी जैसे जल के क्षेत्र में आपने इतना काम किया, तो कुछ पुरस्कार भी आपको मिले थे, तो क्या पुरस्कार थे वे? भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज अवार्ड सितंबर 2020 में मिला था, और उसमें जैसे रकम के रूप में प्रमोट करने के लिए 10,000 रुपये नगद राशि दी थी, और प्रशस्ति पत्र देते हैं। तो उससे एक मोटिवेशन मिला है हम लोगों को, और कार्य करने में और रुचि बढ़ी है। इसी प्रकार से कई गैर जो राजनीतिक संस्थाएं, NGOज हैं, वो भी समय समय पर सम्मानित करती आ रही हैं, कभी हमें तो कभी हमारी पूरी टीम को। तो एक प्रोत्साहन बढ़ता है जी। तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं युवाओं को, और आप खुद युवा हैं, और किस तरह चाहते हैं कि वो आपकी टीम से जुड़े और आपके साथ सहयोग करें जल को लेके? जी, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मेरी लोग टीम से जुड़ें, क्योंकि वो टीम कई लोगों को कई तरीके से लोग बनाते हैं। हो सकता है कि किसी को हमारे विचार अच्छे ना हो, या हमारा मंच ना मिल पा रहा हो। तो मैं युवाओं से एक ही अपील करना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, और हमारी लड़ाई हम खुद लड़ना हो, कोई दूसरा कोई लड़ने नहीं आएगा। क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, हमको सामना करना पड़ेगा। आज वर्तमान में किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहे हैं, पर्यावरण के नाम पे लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है प्रदूषण, दिल्ली जैसे शहरों में। तो इसकी शुरुआत हम युवा साथी हैं, खुद से, अपने घर से, अपने गाँव से, अपने परिवार से कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने गांव की तालाबों की तस्वीर शेयर कर सकते हैं।
आप उस गांव के तालाब तक जा सकते हैं कि वर्तमान में किस प्रकार से ये तालाब मर रहा है, अब पहले किस प्रकार से यहाँ चिड़िया चहचहाती थी, अपने बुजुर्गों से साझा कर सकते हैं। तो हम लोग अगर शुरुआत इसको अपने घर से, अपने परिवार से, गांव से करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो देश है पानीदार होगा। बुंदेलखंड जैसा क्षेत्र अन्य जगह नहीं बनेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और एक मतलब प्रेरक कहानियाँ को हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।